कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म हुआ था 1896 में, सॉरी 1894 में। या 94 में मतलब कि बाबा आपको साहब का जन्म हुआ था 1896 में, सॉरी 1894 में। या 94 में मतलब कि आपको नमस्कार, हम न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पटना में और पटना जो है बिहार की राजधानी है और यहाँ पे काफी वैसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन कोई ना कोई जो है हर एक तरफ से छूट बच्चों को मिला है, लेकिन बच्चे जान नहीं पाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं GW हॉस्टल महेंद्रू में और यहाँ पे ठीक मेरे साथ जो बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पटना से, और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये स्टूडेंट यूनियन के एक लीडर हैं GW हॉस्टल के। तो इससे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और इनसे मैं पूछताछ भी करने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है छात्रावास किन लोगों के लिए है और किस समाज के लिए है और आखिर यहाँ से किस बच्चों को ऑफर दिया जाता है। सबसे पहले आपको हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर एक बात बताएं कि ये GW हॉस्टल का कुछ विस्तृत रूप में जानकारी दें, आखिर किसके लिए है और किन लोगों के लिए है? GW हॉस्टल का मतलब ही है गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल। ये इस हॉस्टल में शेड्यूल कास्ट के जितने भी छात्र हैं उन्हीं को यहाँ रहना होता है। शेड्यूल कास्ट तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट। सर तो एक बात बताइए कि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे यहाँ रहते हैं तो कितने की सीट है यहाँ पे और कितने बच्चों की सीट है यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चे हॉस्टल में हॉस्टल के अलॉट होता है जिन बच्चों को? यहाँ मैक्सिमम 100 बेड है और पूरे पटना यूनिवर्सिटी में रहने वाले जितने भी छात्र हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, यहाँ एलिजिबल है। पटना यूनिवर्सिटी यानी पूरे पटना में कहीं भी पढ़ता है, पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, जहाँ वो एडमिशन लिया है वो उसके लिए गवर्नमेंट हमारी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, कितना सीट खाली है उतने सीट का बच्चा का फॉर्म भरवाता है। उसके बाद गवर्नमेंट खुद हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो ये फॉर्म निकलवाता है और उसके बाद बच्चों का अलॉटमेंट करवाता है और यहाँ वो रहने लगता है। जी बहुत धन्यवाद। अगला मेरा प्रश्न है सर आपसे कि एक बात बताइए, उन बच्चों के लिए है क्या जिन बच्चों का नामांकन यहाँ पे नहीं है और पटना से कहीं आउटसाइड में है? नहीं नहीं, पटना ये हॉस्टल में पहले ऐसी व्यवस्था थी, कहीं एडमिशन रहता था, लोग पढ़ते थे, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट का यहाँ कोई मेंशन था नहीं पहले, लेकिन इधर विगत 2 वर्ष पहले कुछ नया सुधार किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्याण विभाग के द्वारा, और इसमें बताया कि पटना जिला के अंतर्गत पढ़ने वाले ही छात्र यहाँ रहेंगे और कहीं अदरवाइज कहीं और के नहीं। सर एक बात बताइए कि जिन बच्चों का एडमिशन यहाँ पे जैसे यहाँ पे रहने के लिए कोई प्रोसीजर है क्या? हाँ हाँ, आपको यहाँ रहने के लिए है कि पूरे पटना जिला के अंतर्गत कोई भी स्कूल, चाहे वो 10+2 का स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनको ये हॉस्टल आवंटन किया जाता है बाई कल्याण विभाग के द्वारा। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपुल कुमार प्रियदर्शी है और मैं GW हॉस्टल का वर्तमान में छात्र नायक हूँ। तो जैसे कि बाबा साहब का काफी जो है इस समाज को लेकर के आप लोग प्रेरित करते हैं या उन बच्चों के लिए ऑफर है जो बच्चे पटना में रह करके पढ़ाई? हाँ क्यों नहीं, हमारा समाज पिछले 70-75 साल में धीरे धीरे तो आगे बढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं ये भी आहत पहुंचाते कि आज भी हमारा समाज 122 साल पीछे ही है। हाल फिलहाल की एक घटना की मैं जिक्र करूंगा, शायद आप जानते भी होंगे। राजस्थान का जो मुद्दा था, पानी पीने के चक्कर में एक टीचर के द्वारा एक बच्चे, छोटे 13 साल के मासूम बच्चे को हत्या करना, पीट पीट कर हत्या करना, ये न कहीं ये आज भी दलितों के मानसिक में बताता है कि आप दलित हो। हालांकि हमारी संवैधानिक लड़ाई बाबा साहब ने तो लंबी लड़ी, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारे समाज में जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जो हमारे संविधान का मूल अधिकार आर्टिकल 17 की बात करता है, वो आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। हम लोग आपस में ही टूटे हुए, एक समाज दलित उत्पीड़न का दंश झेल रहा है, तो हमारे ही समाज के कुछ दलित धनाढ़ लोग
तो समाज को प्रेजेंट करना चाहिए, वो भी आज समाज से दूर हटे हुए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब का जो तत्व था, वक्तव्य था, उन्होंने जो जैसी समाज की रचना की जिक्र किया था, उनका एक कथन था, मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि ऐ अ, उनका कहना था कि आप जिस समाज से आए हैं, अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, तो आप जिस समाज से आए हैं उस समाज में पैसा, समय और बुद्धि और शिक्षा, 4 चीज दीजिए, ताकि आपके पीछे वाली जो सीढ़ी है वो आपके माध्यम से वो अपने टारगेट को अचीव कर सके और ये अपने लक्ष्य को दिन प्रतिदिन कम दूरी तय करने में मेहनत कम लगे और ज्यादा अचीव कर सके। उन्होंने इसलिए इसी बात को कहा था। पैसे की बात क्या था, जो समाज, जो हमारा ही समाज है, उसमें जो गरीब दलित पिछड़ा वर्ग जो आदमी है, पढ़ा लिखा है लेकिन उसको पढ़ने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, तो उस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, उनकी कुछ हेल्प करे तो शायद वो आगे बढ़ सकता है। बुद्धि की बात क्या, समझदारी की बात क्या, आप क्या करो तो जल्दी अचीव होगा। लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके अचीव करना चाहिए, क्योंकि दलित आज भी उतना ही पीछे है जितना बाबा साहब ने देखा था। सर, पिछड़ेपन का कारण क्या है? पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण शेड्यूल कास्ट में है शिक्षा। एजुकेशन सिस्टम हमारा ये है कि जितने भी प्राइमरी सेक्टर का जो स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले 100 बच्चे में 90% बच्चा शेड्यूल कास्ट का होता है और 10% ओबीसी बच्चे होते हैं। शेड्यूल कास्ट में जितने भी 90% का जो बच्चा होता है प्राइमरी सेक्टर में, जैसे मिड डे मील, प्राथमिक विद्यालय, इसमें 5-6 तक जाते जाते आधा बच्चा तो स्कूल छोड़ देता है, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले बच्चे के माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छा रहा, थोड़ा सा अपर चला तो चलो 8 तक गया, 9 तक जाते जाते तो कम से कम 10% जो बच्चा रहता है शेड्यूल कास्ट का, वो एजुकेशन पूरा नहीं कर पाता, यानी 10% ही बच्चा जो मैट्रिक पास कर पाता है। उसमें से 10% और रख लीजिएगा तो शायद वो आपको इंटर और ग्रेजुएट हो पाता है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी कारण होती है इकोनॉमिकली। अब सबसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको कि जिसे किसी का माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है और उसके 2-4 संतान हैं, तो उन्हें ये भी लगा रहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं और बच्चे मेरे बड़े हुए तो शायद कुछ कमाए तो मुझे कुछ मिल जाए, उससे घर भी चल सकता है और परिवार का भरण पोषण हो सकता है। और दूसरी चीज रही है शिक्षा। शिक्षा उसके माँ बाप को नहीं मिल पाया और लोगों को देखा भी कि भाई जब एजुकेशन सिस्टम में सब तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हमारे तो पैसा है नहीं कि हम देंगे, तो करना क्या चाहिए, तो छोड़ो रोजगार ही कर लेते हैं। तो ये रहा है, एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है कि ये पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण। और दूसरा रहा है इकोनॉमिकली बेस्ड है और समाज में एकजुटता नहीं होने के कारण सरवाइव नहीं कर पा रहा है। लग रहा है कि अनटचेबिलिटी का सिस्टम चला आ रहा है पूर्वजों से भी और कहीं कहीं अतीत से भी चलता हुआ आ रहा है। ये अनटचेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं ये भी 100% नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है। और इसलिए कह सकता हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर हमें अक्सर समाचार पत्रों में देखते होंगे, यार हमसे ज्यादा तो आप ही एक्टिव रहते होंगे। अभी अभी उदाहरण दिए घड़े वाला, जो पानी पीने के चक्कर में उसको, हाथरस का कांड देख लीजिए, आए दिन वैशाली में एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा का वो डेथ हो जाता है, मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। नालंदा राजगीर में दलित छात्र को मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज है कि अनटचेबिलिटी अभी भी है और ये शायद रहेगी भी। ऐसा इस समाज को हटाने के लिए हम और आप या जितने भी छात्र हैं इस चीज को कब दूर कर सकेंगे? क्या अपनाएंगे जिसकी वजह से ये सारी जितना भी अनटचेबिलिटी सिस्टम है दूर हो जाएगा? जैसे कि आपने बताया कि हाथरस वाला कांड में हुआ, इस प्रकार से घड़े में जो बच्चा घड़ा पानी पीने के लिए गया हुआ था, जिसको से एक टीचर द्वारा उसको पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। ऐसे से बहुत सारी परिस्थितियां देखने को मिलती है कि आए दिन कभी किसी अनुसूचित जाति की लड़कियां को मतलब के साथ बलात्कार हो जाती है। तो इस प्रकार को लेकर के काफी कहीं ना कहीं समाज पिछड़ा है या फिर हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है जिसको हम पिछड़े हुए हैं।
और देखिए, रेप और मारने पीटने वाली में जहां तक मैं बात रहता हूँ कि उसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, समाज जो है आज भी उसी पौराणिक व्यवस्थाओं में जी रहा है जो उनके बाप दादाओं ने उन्हें संकुचित सोच देकर छोड़ दिया था। कारण है जैसे ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में भाई ब्राह्मण को आपको मतलब भगवान से ऊपर मानना है, ठीक है। दलित आज भी झाड़ू लगाने लायक है। तो आप पेरियार, ज्योतिबा बाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ऐसे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने समाज को एक आईना दिखाया। हमें उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को गांव गांव तक एक छोटे से जनरेशन जिसको कहते हैं कि 6 क्लास जहां से इंसान सीखना शुरू करता है, उनकी विचारों के मैं उन तक पहुंचा सकूं, तभी बदलाव आ सकता है। क्योंकि समाज में बदलाव लाने के लिए नई पीढ़ियों में एक उमंग और जोश के साथ उनके विचारों में गवर्नमेंट का भी साथ होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए, आज बच्चा देख लीजिए, बहुत सारा बच्चा है जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता है, ज्योतिबा बाई फुले को नहीं जानता, रैदास को, रविदास, जो भी इन सभी चीजों को नहीं जान पाता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि आपने सिलेबस उनकी कहानियां ही समाप्त कर दिया। तो चाहिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे फोकस करे। अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए अंतरजातीय विवाह भी प्रमोट कर रही है सरकार। हालांकि ये कहाँ तक चलेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि कानून बनाना, इम्प्लीमेंट करना बहुत अलग चीज होती है। यूपी में एक विधायक बीजेपी की पंडित समाज, ब्राह्मण समाज के विधायक थे, उनकी बेटी शादी कर ली थी, तो वो भाग गई थी। जो भी है उनका पर्सनल इश्यूज है, लेकिन फिर भी देखिए अनटचेबिलिटी तो रही है। तो इस प्रकार से जैसे कि बातचीत हुआ, तो हमारे विपुल सर नाम है ना? हाँ, या तो विपुल सर से मुझे बातचीत हुई और काफी इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि हमारे समाज का पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो सर काफी आपके यहाँ बच्चे हैं और अभी एटलीस्ट आपको 100 बच्चे एडमिट होंगे आपके नहीं पास में। हाँ, अभी 100 बच्चे तो अलॉटेड नहीं है, और क्योंकि रिसेंट में फर्स्ट टाइम जब हॉस्टल अलाउट हुआ तो उसमें 69 बच्चे हैं, वो अभी तक हैं। 100 की कैपेसिटी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि उस समय फॉर्म मिल नहीं पाया था पूरा, और कोरोना के कारण बहुत सारे लोग घर चले गए थे, इस वजह से वो दोबारा आ नहीं पाए। देखिए कितना आश्चर्य की बात है, हॉस्टल में रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें, यहाँ आपको एक अच्छी सी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, और उसके बाद यहाँ रहने के लिए शेड्यूल कास्ट के पास पैसे नहीं है। ये बताता है कि इकोनॉमिकली और सोशल सब कितने नीचे गिरे हुए हैं, जहां से उठना वाई के मुश्किल ही नहीं, शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ समाज के उस धनाढ़ परिवार, धनाढ़ लोग से, बुद्धिजीवी वर्ग के उस व्यक्ति से जो आपने जिस समाज में रहना सीखना, बोलना चलना उठना बैठना सीखा, उस समाज को आप, वो समाज आपको कुछ दिया, तो बेहतर है आप कम से कम 2-3 बच्चों को तो आप जरूर इकोनॉमिकली हेल्प कर ही सकते हो। वैसे लोगों को प्रमोट कर शहरों में भेजना चाहिए, वो ताकि वो अच्छे एजुकेशन ले सके। ठीक इसी प्रकार से एक बात बताएं सर, किस क्लास से बच्चा यहाँ पे रहना मतलब हो सकता है, जैसे कि क्लास ऑफ 2 से लेकर के किस क्लास तक? नहीं, ये हॉस्टल है ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए है। ग्रेजुएट से आप पीजी तक रह सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के लिए। हालांकि ये जो हमारा हॉस्टल है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ मैक्सिमम रहता था कि आप जब तक जॉब नहीं लगती है, मैक्सिमम एज होती है 32-35 है ना, इतने एज तक के आप जॉब अगर लग गई, बेसिकली होता भी क्या था, 32 तक तो आदमी लड़ ही लेता है, 35 तक हार्डली लड़ लेता है, उसके बाद थोड़ा गृहस्थ जीवन उबन भी रहता था, वैसा तो हट ही जाता था। लेकिन अब हमारे सचिव महोदय ने इसका रूल चेंज कर दिया, दिवेश शेहरा, उन्होंने चेंज किया कि अब यहाँ स्कूलिंग या कॉलेज वाले बच्चे ही रह पाएंगे, बैचलर डिग्री के बच्चे रहेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे रहेंगे, या पीएचडी के भी बच्चे रहेंगे। पीएचडी के लिए ऑथराइज्ड नहीं किया गया है ऐसा, मतलब आपको इंटरमीडिएट के लिए, बैचलर डिग्री के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो आपको यहाँ दिखाया गया, इसमें आपको इंटरमीडिएट वर्ग के बच्चे रह जाएंगे और फिर बैचलर डिग्री के बच्चे रहेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। सर इस
हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटीज एक छात्र को मिल सकती है, यहाँ जैसे कि लाइब्रेरी फ्री ऑफ हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है यहाँ। भोजन भी है क्या? नहीं नहीं, यहाँ मेस है, लेकिन मेस का आपको चार्ज लगता है। फिलहाल में अभी मेस बंद है। और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है, पुस्तकें हैं लगभग 250 से 400 के आसपास की बुक है। अच्छी बुक एनसीईआरटी की बुक है। आप बुक हमेशा खुला रहता है, वो आप बुक निकालिए पढ़िए रख दीजिए। यहाँ रहना आपको फ्री होगा और बिजली की चिंता है नहीं, बिजली भी फ्री रहती है। आपको गैस रूम में खाना बनाते हैं, गैस बाहर से भरवा कर लाना होगा। 1000 रुपये जो सरकार गवर्नमेंट देती है वो आपको मिलता है। और 9 केजी चावल और 6 केजी गेहूं जो बिहार सरकार शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो मुहैया करवाया था वो मिल जाता है। मेरे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ? बाबा साहब के जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म हुआ था 1896 में, सॉरी 1894 में। मतलब कि आपको अप्रैल 1894 में हुआ था। ठीक इस प्रकार से आप ये बताएं कि बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, तो उसमें कोई एक पुस्तक का नाम बताएं। जैसे डिप्रेस्ड सोसाइटी लिखे थे। देखिए मैं बेसिकली मुझे डायरेक्ट तो मुझे याद नहीं है। और कहीं ना कहीं सर डिप्रेस को बताता हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक आया था उनका ना, ये क्या कहता है, डिप्रेस्ड सोसाइटी कर कर एक बुक लिखा था उन्होंने। हमेशा पूछता भी है उसके बारे में। एक लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल से जो लिखा था, इकोनॉमिक्स की बुक है। देखिए ऐसे तो मैं बेसिकली आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो मैं बता तो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है आप पूछने का सर बता रहा हूँ मैं पूछने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब गवर्नमेंट क्या कि इस चीज को हटा दी है, तो एक तो सिलेबस यहाँ पे होना चाहिए। एक छात्रावास अगर चल रहा है तो छात्रावास में एक तो सिलेबस होना चाहिए जिसमें बाबा साहब का बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि छात्रावास जो भी यहाँ पे मुहैया कराया गया ये हमारे बाबा साहब के ही लेवल से कराया गया है। और इस प्रकार से सरकार कहीं ना कहीं अगर हमको इग्नोर कर रही है तो कहीं ना कहीं हम पीछे नहीं जाएंगे। हम इस समाज को बनाए रखने के लिए एक लेसन या एक बुक को, एक पुस्तक को जरूर हम जोड़ेंगे कि हम कम से कम इस चीज के बारे में और इनके बारे में जानने की पूरी प्रयास करें। मुझे तो इतना तो हक है एक दलित समाज को कि कम से कम उस इंसान के बारे में आप जरूर जाने जिनके बदौलत आप यहाँ रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। बाबा साहब के बारे में ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, जानता हूँ। बेसिकली ये है कि आप डायरेक्ट पूछ रहे हो तो थोड़ा सा होता कि चलो उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। हिस्ट्री में भी मैंने देखा, जिसे मैंने बताया 2 पुस्तकें का नाम बताया जिन्होंने उन्हीं के बदौलत आरबीआई की स्थापना हुई। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली चीज है, उसके बारे में तो सब। वो कहाँ कहाँ पे पैदा हुए थे, कहाँ जन्म हुआ? ये महुआ में हुए थे जन्म, या मऊ में हुआ था। एमपी में पड़ता है। 14 अप्रैल 1891 में उनकी पैदा। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1891 में हुआ। 91 नहीं 96 में। आपको 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म। 91 अच्छा। 14 अप्रैल 1891। अच्छा हाँ ये 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 या उनका मऊ में नहीं ना हुआ है। ये चीज सर मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग समझ रहे हैं सर कि हम लोग अपने समाज से ना भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग समाज के भटकने का मूल उद्देश्य है कि हम लोग उनके बारे में जानेंगे, अगर नहीं जानेंगे तो अगर हम लोग क्या भ्रमित हो जाएंगे सर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अगर हमको बाइकआउट कर रही है, मतलब कि गवर्नमेंट की देखिए बहुत जैसे आपने एक बात बताया कि मैं इतना जरूर कहूंगा 14 अप्रैल 1891 के बाद बाबा साहब के जयंती ये जन्म के बाद तो आप इतना देख लीजिए कि सबसे बड़ी चीज था कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया। जैसे देखिए उनके फादर ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिपाही थे। अगर वो चाहते तो एक अच्छा शालीनता की जिंदगी जी सकते थे, जैसा उनका एक एजुकेशन था। उनके जैसा पढ़ा लिखा इंसान अब तक शायद पैदा नहीं लिया। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने उनको ऐसा मान्यता दिया है कि पिछले 300 वर्ष तक ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ बना ही नहीं। अब मैं तो यही कहता हूँ सर कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि गवर्नमेंट जितनी बाइकआउट कर रही है, कहीं ना कहीं भारत को एक प्रथम स्थान या जितने भी रूल्स नियम और भारत के एक सामाजिक को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज के बारे में उन्होंने संविधान को रचा। और संविधान को कब लिखा गया सर? लिखने में तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा।
लागू कब कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को आधा लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुई। गणतंत्र दिवस हम लोग उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। ये सारी चीज है जो चीज हम लोग को याद रखने की बहुत जरूरत है, और इस चीज को एक हम लोग कहा जाए, गवर्नमेंट से ये मुझे मांग है कि इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं एक बाबा साहब के, अंबेडकर की जीवनी के बारे में, जैसे आप सचिन तेंदुलकर की जीवनी के बारे में लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आप लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है आप कबीर के बारे में लिख रहे हैं, तो इस कहीं ना कहीं प्रेमचंद्र के बारे में लिख रहे हैं, तो हमारे बाबा साहब को कहा जाए कि अगर एक संविधान के रचयिता, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के एक पिता है वो, और इस चीज को जोड़ना बहुत जरूरी है। इस चीज के साथ साथ अगर हम लोग नहीं जुड़ेंगे, मतलब हमारे भारत देश के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे धरोहर व्यक्ति को, कुछ ऐसे महान व्यक्ति को खो रहे हैं, जैसे कि हम लोग कि जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को खो दिए, ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग आपको भगत सिंह को खो दिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर हम लोग नहीं खोए। देखिए, हमें अपने महापुरुषों के आदर्शों को जानना जरूरी होता है, और आदर्श को जानने से ज्यादा हमें महापुरुष को जानना जरूरी होता है। हमारे महापुरुषों ने क्या संघर्ष किया, किस परिस्थिति में उन्होंने एक नए जीवन शैली जिया, और उस जीवन शैली को बदलते हुए समाज में परिवर्तन करने के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सोच लीजिए, एक दलित, एक शेड्यूल कास्ट का उस समय बाबा साहब के जन्म की बात 91 के 1891 के बाद के आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसा पिक्चर था। शुद्रा एक पिक्चर आया है साउथ का, आप उसमें देखते हैं गला में हड़िया, पीछे झाड़ू, आपको थूक फेंकने के लिए हड़िया का व्यवस्था करना था, ताकि पीछे से अगर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो पीछे से आपका झाड़ू आपका पद चिन्ह मिटा दे। ये देख लिए समाज का कितना कुसंकित सोच है। आप देख लीजिए, इतिहास थोड़ा पलट कर देख लीजिए, राजा राम मोहन राय की बात कर लीजिए आप, 1856 में, सॉरी 1829 में उन्होंने विधवा, ये क्या कहता है, सती प्रथा कानून किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लिए, 56 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का जिक्र किया। आप आर्य समाज के संस्थापक को देख लिए, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़े, ये महागोविंद रानड़े के बारे में जानिए। इन्होंने समाज के लिए किया, उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रयास के लिए नहीं किया। ऐसा ही नहीं बोला जाए तो ज्योतिबा बाई फुले के देख लिए, भारत की सबसे प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। अब जो वो जानी जाती है, अब सोचने वाली बात है। मुझे तो उनका ईयर ऑफ डेट तो मालूम नहीं है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अब सोचने वाली बात है, जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ तो आश्चर्य होता है। अब सोच ली, उस समय वो बोलता है, वो उनके बारे में बताता है, वो कहता है कि जब भी वो घर से निकलती थी पढ़ाने के लिए तो 2 साड़ी लेकर जाती थी। एक साड़ी पर जब पहन कर जाती थी तो लोग गोबर कीचड़ जो भी था वो मारती थी, या मारता था समाज उस समय का। और जब वो स्कूल जाती थी तो दूसरी साड़ी बदल कर 4 से 5-6 लड़कियों को वो पढ़ाती थी। आश्चर्य की बात। आज देख लिया, आज बहुत सारी महिलाएं अम्बेडकर को लेकर बहुत सारी उनक टिप्पणियां करती है। अब उसको सोच लेना चाहिए एक बार, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या, आपको क्या राइट्स दिया। ये तो आप देख लिए, आर्टिकल 39 देख लीजिए, आर्टिकल 39 में क्या है, समान कानून के लिए, भाई समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया, एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की बात की। तो क्यों किया था? महिला भी 8 घंटा काम करती है तो पुरुष भी 8 घंटा, तो सेम सैलरी क्यों नहीं मिल सकती? हालांकि ये सामाजिक लक्ष्य है, हमारे औरत और मर्द के बीच में जो खाई है, उस खाई को पाटने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन आज भी देखिए क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाता है? नहीं हो पाता। गवर्नमेंट भी उसे नहीं चाहती है। तो महिलाओं लोग को भी अम्बेडकर के बारे में जानना चाहिए, उनके आदर्श मूल्यों को पहचानना चाहिए, और अपने जीवन में जहां तक हो सके उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे विपुल जी, जो आपने काफी लोगों को बताया कि इस चीज को लेकर के, जैसे कि हमारे छात्रावास है, और छात्रावास को लेकर के आपने बहुत व्याख्यान भी किया। इस प्रकार से कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं आपके, मैं दिखा सकता हूँ कि यही है, ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में जो है छात्र रह करके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये छात्रावास है, और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट से लेकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। और इस प्रकार से आपको लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री मिलेगा, और इस प्रकार फैन भी मिलेगा, सारी चीज फ्री है। और इस प्रकार से मैं छात्रावास का दर्शन कराऊंगा आपको, कि इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि यही छात्रावास है। और मैं कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के मैं रूम में भी, किसी छात्र के रूम में भी चलने की कोशिश करूंगा, और इस प्रकार से ये सारे छात्र हैं, और मैं दिखाऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज है इसके अंदर, सोने के लिए भी, और कितना बाई कितना का रूम है, और बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग
थोड़ा पढ़ रहे हैं क्या? यहाँ यहाँ पे आइए, ये कमरा है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिखाया जा सकता है कि ये रहने का एक रूम है और इसमें काफी जो है बेड लगे हुए हैं और इस प्रकार की फैसिलिटी इतनी बड़ी, इतनी अच्छी क्लीननेस है। सबसे पहले भैया एक मिनट के लिए, हाँ, मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे कितनी सारी फैसिलिटीज है और बेड बहुत अच्छा है और पढ़ने वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्र अभी घूमने के लिए निकले, चूंकि संध्या हो चुकी है और संध्या के समय में जो है इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का बिजली और इस प्रकार का जो है कमरा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज की सुख सुविधाएं दी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्र हैं जो नहीं जान पा रहे हैं इस चीज को कि हमको भी कोई बेनिफिट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हमारा पटना में भी और महेंद्रू में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट रखा गया है कि हमको सिर्फ अगर खाना हो तो इसके बदौलत अगर हम लोग रूम और सारी फैसिलिटीज, आपको लाइब्रेरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। बन रही है आप लोग हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल के साथ, आप देख रहे हैं पटना से ग्राउंड रिपोर्ट अखलाक सर की। जय हिंद, जय भारत।